हाँ तो देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन है? हेमोग्लोबिन। क्या है? हेमोग्लोबिन। कहीं कहीं पर हेमोग्लोबिन को HEMOGLOBIN हीमोग्लोबिन भी लिखते हैं यार हमें, ठीक है ना? कोई भी खास करने की जरूरत नहीं है, दोनों का हीमोग्लोबिन हो सकता है, या तो हीमोग्लोबिन का हो या तो हेमोग्लोबिन का हो। ठीक है, अब हम लोग हेमोग्लोबिन की बात क्यों कर रहे हैं? उससे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास समझना पड़ेगा कि इतिहास क्या है इसका। हमने अपने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमने देखा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, सिंपल सा मतलब यूटिलाइज करना। तो हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर टॉपिक में क्या किया था कि खाने को डाइजेस्ट कराया था। डाइजेस्ट करके फाइनली क्या बना था? ग्लूकोज बना था। उस ग्लूकोज को हमने सारे सेल्स तक पहुंचा दिया था, और सारे सेल्स तक पहुंचने के बाद सेल का क्या काम है? उसमें से क्या रिलीज करना था? हमें एनर्जी रिलीज करना था। अब उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए एक और चीज हमें चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। क्या चाहिए था? हमें चाहिए था ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान देना कि ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा। हमने ये भी देखा कि हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि हम जब सांस इनहेल करते हैं हम हवा अपने अंदर लेते हैं, और हवा जो है हमारे लंग्स में जाता है, और क्या उसका रास्ता हमने पांचवें सारा का सारा समझ लिया है। ठीक है ना? अब लास्ट में गैस कहां पर जाता है? अल्वियोली में। कहां पर जाता है? अल्वियोली। अल्वियोली अल्वियोली क्या होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक क्या होता है? एयर सैक माने हवा जैसा एयर सैक होता है, उसके अंदर सारा का सारा हवा भर जाता है। ठीक है, और हम वहां देखे थे कि अल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कौन से? कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज। कौन दौड़ते रहेगा? ब्लड दौड़ते रहेगा। ठीक है, अब हमारे ब्लड में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हमारे ब्लड में जो है चार कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और एक लास्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड वाला पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आरबीसी। कौन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? आरबीसी। हमारे इस रेड ब्लड सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, और वो कौन है? हमारा हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और हमारा ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। कैसा है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। क्या करना? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी में? क्योंकि ये दोस्त है। हीमोग्लोबिन जो है वो दोस्त है किसका? ऑक्सीजन का। समझ में आ गया? ये ऑक्सीजन का दोस्त है। ये ऑक्सीजन को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद कहां तक पहुंचाता है? सबको, सारे के सारे सेल्स तक, सारे के सारे सेल्स तक। ठीक है, ग्लूकोज तो पहुंच गया है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? हमारा ब्लड, और हमारे ब्लड में भी कौन? हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया सबको? अब जरा जानते हैं समझ में आ गया हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? तो ये हमारा ब्लड का पार्ट है, और ब्लड में भी किसका पार्ट है? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर क्या है? आयरन है। ठीक है, इसका भी कहानी है अपना कि अगर तुम्हारे बॉडी में आयरन का कमी हो जाता है, मतलब तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, तुम्हारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन का कमी हो गया तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। ऑक्सीजन कोई पहुंचाएगा नहीं तुम्हारे सेल्स तक, तो तुम्हारे सेल में रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन नहीं होगा, तुम्हारे सेल में क्या नहीं बनेगा? एनर्जी नहीं बनेगा। और तुम्हारे बॉडी में जब एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या कोई भी काम कर पाओगे? नहीं सर। पहले परसों क्लास टाइम में किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी देखा था एटीपी के बारे में। एटीपी याद है ना? अब तुम्हें याद होगा तो एक अगर क्वेश्चन वैल्यू का बात है, 1 एटीपी में 30 किलो जूल पर मोल। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना? कितना एक एटीपी में कितना एनर्जी होता है? 30 किलो जूल पर मोल। मोल का मतलब क्या होता है बाबू? 30 किलो जूल पर मोल। तुम्हारा मोल का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? मोल, व्हाट इज 1 मोल? क्लास 9 में बताया था तुम लोगों को। 1 मोल में कितना एटम होता है? 6.023 into 10 का पावर 23 या 24 कुछ भी कह लो, इतने एटम्स होते हैं। एक मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 into 10 का पावर 23 एटम्स। ठीक है, एक मोल का मतलब होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं एक दर्जन में कितनी चीजें? 12 चीजें। एक दर्जन 12 चीजें ये बोलते हैं। तो वैसे ही एक मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 into 10 का पावर 23 एटम्स। 24 भी हो सकता है, देख लेना अपना अप्रॉक्स। ठीक है, तो एक एटीपी में कितना एनर्जी निकलता है? तो एक एटीपी में 30 किलो जूल पर मोल। 30 किलो जूल पर मोल। जूल का मतलब पता ही है, जूल किसका ऐसा यूनिट है? एनर्जी का। किसका ऐसा यूनिट है? एनर्जी का। ठीक है, तो वो तो बात का बात है। अब जरा देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब जैसे कि पिगमेंट का मतलब क्या है? ये हमारे ब्लड को कलर भी तो देता है। हीमोग्लोबिन का ये भी तो, हमारा खून अगर लाल है तो किसके वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। when body size of animals is large, देखो ध्यान से समझना, जब बॉडी साइज किसी भी जानवर का कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। अमीबा भी एक एनिमल ही है। अमीबा भी क्या था? एक एनिमल ही था। पैरामीशियम भी क्या था? एक एनिमल ही था। लेकिन उनका बॉडी का साइज कैसा था? बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। उनका जो बॉडी था, उनका पूरा का पूरा जो बॉडी था, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अब यह बात को ध्यान से समझना कि जब
जानवर का बॉडी का साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, लार्ज। तो वहां पर क्या होता है ना कि डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखो बात ऐसा है ना कि अमीबा एक सेल से बना हुआ है, पैरामीशियम कितने सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है। बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो उनमें क्या होता था ना कि उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं थे सांस वास लेने के, कुछ भी काम करने के, वो जो भी काम करते थे अपने एक सेल से करते थे। तो उनका बॉडी का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो किसके साथ था, एनवायरनमेंट के साथ था। ठीक है, तो मतलब डिफ्यूजन के थ्रू वो अपना सारा का सारा काम कर लेते थे। डिफ्यूजन का मतलब क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, उससे उनका काम चल जाता था। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लार्ज एनिमल है। हम लोग कैसे एनिमल है, हम लोग लार्ज है। हम लोग का पूरा जितना भी बॉडी में सेल है, हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या हमारा सीधे एनवायरनमेंट से कनेक्ट है, हमारा नहीं कनेक्टेड है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जानवर का साइज बड़ा हो जाता है तो डिफ्यूजन अकेले ये काम नहीं कर पाता है। कौन सा काम, कि ऑक्सीजन को वो सारे के सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाए। ये डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कोई ऐसा होना चाहिए ना कि ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाए हमारे बॉडी में। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन जो है सारे सेल्स तक डिफ्यूजन के थ्रू तो नहीं पहुंच पाएगा। किसके थ्रू नहीं पहुंच पाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि अंदर तक से है पूरा हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कोई पहुंचाने वाला होना चाहिए वहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ, इंस्टेड इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो होता क्या है भाई, तो होगा क्या, जो बड़े जानवर हैं तो आखिर उनमें डिफ्यूजन तो होता नहीं है, तो फिर आखिर ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाएगा कौन, तो पहुंचाएगा वो कौन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन पहुंचाएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ही वो है जो क्या करेगा कि लंग्स में जो हवा भर गया है, लंग्स में कौन भर गया है, हवा, और वो हवा किस चीज से भरा हुआ है, याद रखना कि हमारे लंग्स में हवा भरा हुआ है, और हवा किस चीज से, वो हवा में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कहां तक कैरी करेगा, सारे के सारे टिश्यूज में। ठीक है, व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिसमें जहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा, और वहां पर भी क्या हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है वो काम, कौन सा, डिफ्यूजन वाला। कौन सा काम, डिफ्यूजन वाला। एकदम अंदर का अंदर बात कर रहे हैं, यहां बाहर से बाहर तो डिफ्यूजन नहीं होगा, बाहर से तो पकड़ के ले जाएगा, लेकिन सेल के पास जब पहुंचेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब किसी में डिफ्यूजन होगा, किसी में नहीं होगा, वो आगे समझ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। मतलब हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन कौन है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करके और सारे सेल्स तक पहुंचाता है, सारे के सारे। ठीक है ना, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। पहले ये समझो कि हाई एफिनिटी क्या कह रहा है, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है। एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेक्शन। क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, मतलब दोस्ती कह सकते हो, संबंध कह सकते हो, बंधन कह सकते हो, कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। समझ आ गया, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है। एंड इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। और हमारा हीमोग्लोबिन कहां पर होता है, रेड ब्लड सेल्स। और सेल्स को हम लोग कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स। तो सेल्स के अलावा कॉर्पस्कल्स भी याद रखना, ठीक है ना, व्हिच इज आरबीसी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। और कल तुम लोगों को बताया था ये बात, नहीं पता तो याद रखना कि सब ब्लड में ऑक्सीजन तो नहीं घुल पाता है, लेकिन कौन घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाता है। यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन बहुत घुलता ही नहीं है, मान लो घुलता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन को पकड़ने वाला तो मिल गया, कौन, हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हीमोग्लोबिन नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो तो सॉल्युबल है, वो खून में, ब्लड में आराम से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा खून में, और ब्लड तो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा, उसके बाद हम एक्सहेल कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, एक्सहेल का मतलब सांस बाहर छोड़ देना। ठीक है, अब उसके बाद हीमोग्लोबिन it has more affinity to carbon monoxide। ठीक है, अगर तुम ये पूछो हमसे कार्बन क्या ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा दोस्त है हीमोग्लोबिन का, नहीं, उससे भी तगड़ा दोस्त है उसका, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलता हुआ टायर, जब चला हुआ टायर, सब चला हुआ तो क्या निकलता है, ये तो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खतरनाक चीज हमारे बॉडी के लिए, ये हमारे बॉडी में जाएगा तो बहुत ज्यादा हार्म कर देगा। समझ में आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तुम्हारे बॉडी को चाहिए, तुम्हारे बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ये तो बहुत ज्यादा घुलने वाला है, ये बहुत ज्यादा घुलेगा। ये ज्यादा मात्रा में तुम्हारे बॉडी में चला गया तो ऑक्सीजन जो है वो सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, कमजोरी हो जाएगा, वगैरह एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, देन ऑक्सीजन, मतलब मान के चलो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसके बाद फिर ऑक्सीजन आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तुम्हारा कौन लास्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कौन है तुम्हारा ऑक्सीजन। समझ में आ गया, मतलब कि हीमोग्लोबिन को जो है, हीमोग्लोबिन को
सबसे ज्यादा ये पसंद है, इसके बाद ये पसंद है, और ये जो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? डिसॉल्व फॉर्म में। सबसे ज्यादा कौन पसंद है हेमोग्लोबिन को? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब कि अगर तुम्हारे बॉडी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, अगर तुम्हारे बॉडी में कोई टायर जल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, वो तुम उसको स्मेल कर रहे हो, तो ऑक्सीजन से ज्यादा हेमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, वो ऑक्सीजन को नहीं पकड़ेगा, वो इसको देखेगा। ठीक है, अब समझ आ गया सबको क्या होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कहानी क्या था? कहानी ये था ना कि कल तुमको जो अल्वियोली बताए थे हम, याद है ना? अल्वियोली में अल्वियोली, अब ये क्या होगा? ये ब्रोंकियोल होगा, याद है ना? ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के लास्ट में कौन होगा? अल्वियोली। ये तुम्हारा अल्वियोली है और ये तुम्हारा क्या है? ये ब्रोंकियोल होगा। ये सिर्फ ब्रोंकियोल होगा, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्रोंकी हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रैकिया चला जाएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ये सब। तो हमारे अल्वियोली के पास क्या होता है ना कि अल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल। अब तुमने जब सांस अपने अंदर लिया है, सांस अपने अंदर लिया है, तो अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन। अंदर क्या आ गया है? ऑक्सीजन। अब यहाँ से कहीं से ब्लड फ्लो होता हुआ आएगा, और ब्लड जब फ्लो होता हुआ आएगा तो अपने अंदर क्या घोल कर लिया है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो यहाँ से गुजरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा अल्वियोली के अंदर, और इसके अंदर हमारे इसमें जो ब्लड दौड़ा, ब्लड में क्या है हमारा? आरबीसी। आरबीसी में हमारा क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेगा। समझ आ गया? ऑक्सीजन को खींच लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया गया। अब जैसे ऑक्सीजन को अंदर ले गया और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए ब्रोंकियो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स, और उसके बाद नेसल पैसेज और नॉस्ट्रल्स निकल जाएगा बाहर। समझ आ गया सबको? पूरा